The branch of chemistry which deals with heat and heat related motion is called as थर्मोडायनेमिक्स। हीट और उससे होने वाला जो मोशन है ना, उसको स्टडी करेंगे इसमें हम। ठीक है, इसकी हम दो ब्रांच पढ़ेंगे इसमें, थर्मोकेमिस्ट्री एक अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग पढ़ेंगे इसमें। तो इसके इंट्रोडक्शन को हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिस्टम से। सिस्टम क्या है? ठीक है, सिस्टम वो पार्ट है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, या जिसको आप स्टडी कर रहे हो उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम में हम लिखेंगे एनीथिंग विच इज अंडर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या फिर साइंटिफिक स्टडी इज नोन एज सिस्टम। है ना, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन or it can be as large as galaxy। पूरी गैलेक्सी भी एक सिस्टम हो सकती है, जैसे मिल्की वे हो गया। कोई प्लैनेट आपका सिस्टम हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन आपका सिस्टम हो सकता है, एटम सिस्टम हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप स्टडी कर रहे हो, जिस पे आप कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, जिस पे आप कोई रिसर्च कर रहे हो, वो आपका सिस्टम के अंदर कंसिडर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है इसमें सिस्टम के बाद, वो आती है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? एवरीथिंग in this universe except system is considered as surrounding। अब ऐसा है, ये यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट है, इसकी कोई बाउंड्री है नहीं, कोई लिमिट है नहीं। तो सिस्टम को छोड़कर जो भी इस यूनिवर्स में है वो आपका सराउंडिंग है। जैसे आपने सिस्टम, इस मार्कर को आपने एक सिस्टम मान रखा है, ये आपका सिस्टम है। तो इसके अलावा जो भी है इस यूनिवर्स में वो सराउंडिंग है, चाहे वो ट्रीज़ हो, चाहे वो कोई और प्लैनेट हो, ठीक है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, है ना, क्लोथ्स हो, कुछ भी चीज़ हो, वो आपकी सराउंडिंग में कंसिडर होगी। ये अगर आपका सिस्टम है, ये मार्कर जो है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है सिस्टम आपके पास, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सराउंडिंग रहेगा। अब उसके बाद आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स यूनिवर्स क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर आप जोड़ दो, ऐड कर दो, तो आपको यूनिवर्स मिल जाएगा। ये उसका मतलब हुआ। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखें कि UNI मीन्स यूनिवर्स इज इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। फिर इसके बाद अपने पास आता है एक टर्म बाउंड्री।
तो बाउंड्री क्या है? इट इज डिफाइंड एज the separating layer in between system and surrounding. ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाला पोर्शन है या सेपरेट करने वाली लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री जो है आपके पास वो दो तरीके की है। एक है आपके पास रिजिड बाउंड्री, और एक है आपके पास फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री में क्या है वो देखते हैं। तो जो आपके नाम से समझ में आ रहा है रिजिड, और उधर है फ्लेक्सिबल। यहाँ पर जो बाउंड्री है वो फिक्स रहेगी और उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होंगी। तो द डायमेंशंस of the boundary is fixed. Is variable. अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें कि आपके पास जो सिस्टम है वो एक कंटेनर है, लेकिन कंटेनर कैसा है आपके पास? आपके पास है मेटल कंटेनर। इस सिस्टम मेटल का कंटेनर सिस्टम है आपका। दूसरी बार आपका जो सिस्टम है वो है रबड़ का कंटेनर, जैसे बैलून है। बैलून एक रबड़ का कंटेनर है, बैलून एज अ सिस्टम, दोनों ही कंटेनर है। अब आपको पता है जो मेटल का कंटेनर है उसकी जो बाउंड्री है या उसकी जो डायमेंशन है वो फिक्स है, वो बदल नहीं सकती। बिना कोई उसके ऊपर फोर्स वगैरह लगाए वो नहीं चेंज होगी। जबकि बैलून जो है या जो रबड़ का कंटेनर है उसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, वो ऐसा भी हो सकता है थोड़ी देर बाद। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये वेरिएबल है, ठीक है, एक्सचेंजेबल है, इसकी बाउंड्री बड़े आसानी से चेंज हो जाती है। क्योंकि मेटल का जो कंटेनर है उसकी डायमेंशन आप इजीली चेंज नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए आपको उसके ऊपर किसी तरीके की बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, या उसको किसी एक प्रोसेस के अंदर ले जाना पड़ेगा जिसके थ्रू आप वेल्डिंग कटिंग वगैरह करके उसकी डायमेंशंस को बदलोगे। तो ये बाउंड्री है ना। ये जैसे आपका सिस्टम है तो सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया है। सराउंडिंग ये है आपके पास, दिस इज योर सराउंडिंग। ये देखो, क्योंकि सिस्टम तो भाई सराउंडिंग में पढ़ा ही होगा। सिस्टम और सराउंडिंग क्या है ये मैंने लिखवा ही चुका हूँ आपको कि सिस्टम किसी सराउंडिंग में प्रेजेंट है आपका। तो ये इसका लॉजिक है। कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो प्लीज़ यू कैन आस्क। ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो। दिस इज सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो पहले मेरा आपसे कह रहा हूँ, यहाँ हेडिंग है टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट है आपके पास ओपन सिस्टम, दूसरा होता है सर अभी तक तो पढ़ाया आपने सर, थोड़ा रिपीट कर देते क्योंकि मैं था नहीं, अभी आया हूँ तो अभी ले रहा हूँ, स्कूल गया हुआ था मैं। कोई नहीं, आपको लेक्चर में बाद में सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, यस सर। आइसोलेटेड सिस्टम, और इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ये तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। पहले हम बात करेंगे सिस्टम, ओपन सिस्टम पे। तो ओपन सिस्टम क्या है हमारे पास?
a system in which exchange of mass as well as energy is possible with surrounding, इसे ओपन सिस्टम कहते हैं। ऐसा सिस्टम है जिसमें मास का भी एक्सचेंज होने लगे और एनर्जी का भी एक्सचेंज होने लगे। अच्छा, क्या मतलब? एग्जाम्पल देखो पहले। हॉट वाटर इन एन ओपन कंटेनर। अच्छा, इसका क्या मतलब है? एक आपने ओपन कंटेनर ले लिया, ठीक, ये कंटेनर है आपके पास ओपन, ये खुला हुआ है, अभी कंटेनर ओपन है। इस कंटेनर में आपने हॉट वाटर फिल कर रखा है, हॉट वाटर। लेट्स से इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त वो है T1 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब धीरे धीरे आपने इस कंटेनर के अंदर इस वाटर को रख रखा है, कुछ टाइम के लिए रखा, तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसका टेम्परेचर 90 से अबव जाएगा या 90 से नीचे आ जाएगा? मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा इसका विद द टाइम? धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। गर्म पानी जो है, अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, ऐसा ही होता है। हम किसी हॉट वाटर को रखते हैं जैसे बकेट वगैरह में, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने लगता है। टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका मतलब इसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। दोनों साइड एरो लगाया है मैंने, बोथ साइड एरो लगाने का मतलब है एनर्जी इसमें आ भी सकती है और एनर्जी इससे जा भी सकती है। तो इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इसके अंदर, ई एक्सचेंज इज पॉसिबल। ओके, अब बात करेंगे थोड़ी देर बाद। हमने सपोज करो इसको 2 दिन 3 दिन के लिए इसी ओपन कंटेनर में रखा, तो आपको पता है कि वाटर का कंटिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा होता है, और इवेपोरेशन होने की वजह से इसके अंदर से मास जो है वो कम होने लगेगा। सही कह रहा हूँ? मास इसमें से कम होने लगेगा क्योंकि वाटर जो है इसमें से इवेपोरेट होगा, तो इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसा देखा ही जाता है। आप कभी किसी ओपन कंटेनर में पानी को रखो काफ़ी दिनों तक, तो उसमें से वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें से मास का एक्सचेंज भी कंटिन्यूस हो रहा है। और दोनों साइड हमने इसमें एरो लगाया है। दोनों साइड एरो लगाने का मतलब है अंदर भी आ सकता है, बाहर भी जा सकता है, और एम एक्सचेंज भी हो रहा है। इस तरीके के कंटेनर को या इस तरीके के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ये इसका पहला एग्जांपल है। इसका एक एग्जांपल और लिखवा देता हूँ। सेकंड एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी आपकी ओपन कंटेनर के अंदर काउंट होती है, क्योंकि हम एनर्जी का एक्सचेंज कंटिन्यूस करते हैं सराउंडिंग के साथ, और मास का एक्सचेंज भी हम करते हैं, ठीक है। एनर्जी का एक्सचेंज हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे रहती है, ठीक है। तो उस वजह से हम सराउंडिंग के अंदर है ना 37 डिग्री का की वजह से, सेल्सियस की वजह से जो रेडिएशंस एमिट होती हैं हमारी बॉडी में से, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट होती हैं, वो हम कंटिन्यूसली करते हैं सराउंडिंग में, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप देखो, आप किसी क्लॉथ के ऊपर बैठ जाओ या किसी क्लॉथ को अपने हैंड में रखो काफ़ी देर तक, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्लॉथ जो है वो है ना थोड़ा सा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है जिस जगह पे हम बैठते हैं। उसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे है, वो हीट को रिलीज़ कर रही है। वो हीट जो उसने रिलीज़ करी है वो क्लॉथ ने एब्जॉर्ब कर ली है। ये इसका मतलब है, ठीक है। और हम कैसे मास का एक्सचेंज कर रहे हैं? भाई, आप जब छोटे थे तब आपका मास वेट कम था बॉडी का, अब आपका वेट बढ़ गया, है ना। आपको पता है वेट हम गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसमें भी मास आ रहा है। हाँ, तो हम दो लगा कंटिन्यूसली ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई प्लैनेट है, प्लैनेट भी इस तरीके का ओपन सिस्टम में कंसीडर होता है, ठीक है। और प्लैनेट कंटिन्यूसली एनर्जी का एक्सचेंज करता है और मास का एक्सचेंज भी करता है प्लैनेट, ठीक है। मास का एक्सचेंज इस तरीके से कर रहा है कि जो अर्थ पे गैसेस होती हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठती जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। या अर्थ के एटमॉस्फेयर जो मेन है
उससे बाहर आ जाती हैं। जो गैसेस होती हैं, आपने सुना होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह जो हैं वो ओजोन को डैमेज कर देते हैं। इसका मतलब गैस तो यहाँ बन रही है लेकिन वो धीरे धीरे एमिट आउट हो रही है, ऊपर जा रही है, और ओजोन लेयर जो है काफ़ी ऊपर है, लगभग 50 किलोमीटर ऊपर की रेंज पे है, उससे हिट कर जाती है। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हम एटमॉस्फेयर से बाहर आ जाते हैं ईजिली, है ना। रॉकेट्स जो हम बना रहे हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाते हैं ईजिली। तो ये सारे जो हमारे पास है ना, मतलब एग्जांपल्स होने की वजह से जो प्लैनेट्स हैं हमारे पास, या अर्थ है, वो एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है हमारे पास। तो ये आपका ओपन सिस्टम है, इसे आप समझ लें, नोट कर लें, कोई डाउट हो तो पूछ भी लें। दिस इज नंबर सेकंड। अब क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है कि अ सिस्टम in which only energy exchange is possible with surrounding, जिसमें एनर्जी का ही एक्सचेंज हो सकता है, मास का एक्सचेंज कभी भी नहीं हो सकता हो, ठीक है। या तो मास कह लें या मोल कह लें, दोनों एक ही चीज़ें हैं एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम्पल, hot water in a completely क्लोज्ड या सील्ड कंटेनर, ये इसका एग्जांपल है। आप एक कंटेनर ले लें, लेकिन जो कंटेनर है आपकी बार वो कंप्लीटली सील्ड है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है आपका कंटेनर। तो उस वजह से क्या होगा कि उस पर एक सील लगी हुई है, तो अगर यहाँ पर आपने वाटर फिल कर दिया, लेट से टेम्परेचर है उसका 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो विद द टाइम आपको पता है कि टेम्परेचर तो इसका डिक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, इसका मतलब एनर्जी इसमें से एक्सचेंज हो रही है, दोनों साइड एरो लगा दिया है, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सील्ड है तो वाटर इवेपोरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसका मतलब मास का जो एक्सचेंज है, इस पर मैं क्रॉस लगा दूंगा अभी, वो पॉसिबल नहीं है ना। एम एक्सचेंज पे इस पर मैं अभी क्रॉस लगा देता हूँ। सर मतलब कि जब इसका वॉल्यूम जैसे 1 लीटर इसमें भर रखा है पानी, तो वो हमेशा 1 लीटर रहेगा हाँ जी जिंदगी बिल्कुल, भर। एम एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो बिस्लरी की बॉटल है, उसमें जो वाटर आता है वो आपको पता है कम्प्लीटली है कि उस पर सील लगा के आती है, सील्ड होती है वाटर बॉटल्स जो होती है। तो अगर आप उसके अंदर पानी रखोगे तो वो एक कम्प्लीट सील्ड कंटेनर, उस 1 लीटर पहले भी होता है, 1 लीटर बाद में भी रहेगा, ठीक है। हाँ, हल्की उसे गर्म ठंडा हम कर सकते हैं ईजिली, जैसा टेम्परेचर होता है। भाई सर विंटर्स के टाइम्स में बिस्लरी की बोतल ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है, कोल्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ड हो जाती है। अगर आप उसको ऐसे टेम्परेचर में ले जाओ तो जहाँ पे शिमला मनाली टाइप, तो आपको पता है वाटर फ्रीज भी कर जाता है उसमें, ठीक है ना। तो हर चीज़ पॉसिबल है सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन चाहे उसके अंदर वाटर हॉट कंडीशन वार्म में हो या चिल्ड कंडीशन में हो, क्योंकि वो सील्ड है तो 1 लीटर ही रहेगा, ये नहीं 1 लीटर से 1.5 लीटर या आधा लीटर हो जाए। ये होता है क्लोज्ड सिस्टम। तीसरा सिस्टम आएंगे, थर्ड सिस्टम पे मूव करेंगे। थर्ड सिस्टम है आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम देखो थियोरेटिकली ही पढ़ा जाता है, ऐसा कोई सिस्टम अपने पास है नहीं। पहले ही बता देता हूँ, कहीं आप मेरे से पूछो सर इसका कोई एग्जाम्पल, तो जब सिस्टम ही नहीं है तो एग्जाम्पल कहाँ से होगा। ये एक थियोरेटिकल चीज़ है, ठीक है। ए सिस्टम इन विच neither energy nor mass exchange
is possible with surrounding। ना तो आप एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हो और ना ही आप मास का एक्सचेंज कर सकते हो। इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल है ही नहीं अपने पास। ये आपके पास सिस्टम है, इस सिस्टम में से एनर्जी का एक्सचेंज नहीं कर सकते, ई एक्सचेंज इम्पॉसिबल, एम एक्सचेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा है, मास के एक्सचेंज को तो हम रोक सकते हैं, जैसे हमने क्लोज में रख दिया, बट एनर्जी के एक्सचेंज को रोका नहीं जा सकता है, वो होगा ही होगा। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का कोई एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास नहीं होता है। तो एनर्जी एक्सचेंज करेगी ही करेगी सराउंडिंग के साथ, चाहे आप कितना भी इंसुलेशन लगा लो उस पर। आपने सुना होगा ना, इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स आती हैं, गर्म पानी रखो तो गर्म रहता है, ठंडा पानी रखो तो ठंडा रहता है, लेकिन क्वेश्चन है कब तक रहता है। आपको समझ रहे हो, कितने दिन तक रहेगा, लिखते हैं 24 है आवर्स। ना, 24 आवर। फिर उसके बाद ठंडा क्यों हो रहा है? ठंडा तो वो इसलिए हो रहा है कि उसमें भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वो एनर्जी का एक्सचेंज बहुत स्लो है। इसलिए जो आपने जैसे उसमें टेम्परेचर रखा स्टार्टिंग में 90 डिग्री, तो नॉर्मल वाटर बॉटल में कोई इंसुलेशन नहीं है, तो वो 90 से सराउंडिंग के टेम्परेचर 25-30 तक जल्दी आ गया, 1 घंटे 2 घंटे में या 3 घंटे में। लेकिन उसमें थोड़ा इंसुलेशन होने की वजह से वो प्रोसेस स्लो हो गई, उसमें भी हो रहा है लॉस, हर घंटे कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होगा या गेन हो रहा होगा, जो भी है। तो आप उसको रोक नहीं सकते, आप उसमें जितनी मर्जी इंसुलेशन लगा लो, होगा ही होगा लॉस, है ना। तो यही है, ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई तो आप समझ जाओगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। इसका कोई एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है। ऐसे हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जिनको हम स्पेशली डिज़ाइन करते हैं और उस पर एक प्लैटिनम ब्लैक या लैम्प ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं, तो वो 95% एनर्जी को जाने नहीं देता, इंसुलेट कर लेता है, लेकिन 5% उसमें भी लॉस फिर वो होगी। ब्लैक बॉडी होती है ना वो तो। हाँ, उसमें भी 5% जो है एनर्जी का लॉस होगा ही होगा। ब्लैक बॉडी भी ज़रूरी नहीं कि ब्लैक बॉडी हम बात करें उसमें, किसी और डिवाइस को भी आप लैम्प ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक से कोट कर सकते हो, तो भी उसके अंदर 95% से 98% तक वो रोक लेगा, उसे इंसुलेट कर देगा, लेकिन 2 to 5% लॉस होगा ही होगा। अगर 0.1% भी लॉस हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है, उसे रोक नहीं सकते आप। ठीक है, इसलिए इसका कोई परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, तो इसमें मैं लिख भी नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल, ना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे तो ओपन और क्लोज्ड ही पूछा जाएगा बेसिकली। तो ये हो गया आपके पास सिस्टम। अब हम मूव करेंगे प्रोसेसेस पे। क्या होता है ये प्रोसेस? थर्मोडाइनेमिक्स में, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट, वर्क, इसका चेंज हो जाना, फोर्स का चेंज हो जाना एक प्रोसेस माना जाता है। तो द चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्रेशर, वॉल्यूम, करंट वगैरह भी इसमें काउंट होता है, टेम्परेचर, हीट, वर्क, करंट भी ले सकते हो, एक्सेट्रा कर दो यहाँ पर, है ना, इज टर्म्ड एज प्रोसेस। सॉरी, ये एक प्रोसेस है आपके पास। इनमें से कुछ भी अगर चेंज हो जाए तो उसको आप एक प्रोसेस की तरह कंसिडर करोगे। अब इसमें क्या क्या आ सकती है? पहला, आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस क्या रहेगा कांस्टेंट, बताओ? टेम्परेचर। ठीक है, कुछ भी चेंज करो, बस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। इसका मतलब अब डेल्टा टी जो है
वो ज़ीरो रहेगा, या फिर T1 T2 बराबर होगा और वो किसी एक T टेम्परेचर के बराबर या कांस्टेंट टेम्परेचर के बराबर रहेगा। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कोई लॉ याद है जो इस प्रोसेस पे याद मतलब वैलिड होता है? कोई भी लॉ जो इस पर वैलिड होता हो, सोचो। सर जी वो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ is valid at isothermal condition. लास्ट चैप्टर आपका स्टेट्स ऑफ मैटर ही था, वहाँ पे मैंने बताया था बॉयल्स लॉ आपको। उसके बाद होती है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, इसमें बड़े प्रेशर चेंज नहीं होगा। इन दिस प्रोसेस pressure remains constant. कौन सा लॉ था इस पे जो वैलिड रहता है? चार्ल्स लॉ। ठीक, गुड। उसके बाद कौन सा होता है बेटे, थर्ड? बताओ, याद नहीं है? वॉल्यूम वाला होगा आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या रहेगा आपका कांस्टेंट? वी कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम। सिंपल है ये तो। इस पर कौन सा लॉ वैलिड है आइसोकोरिक पे? सर गिलुसैक लॉ। गेलुसैक्स लॉ, ठीक है, गेलुसैक्स लॉ। आप लोगों को नोट करने के लिए टाइम दूं अभी, या फिर पहले पूरा लिख लूं तब करोगे? सर कर रहे सर, साथ में पहले लिख लो। Gay-Lussac law is valid at isocoric condition. और एक फोर्थ है जो आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, इसीलिए उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा प्रोसेसेस में तो। एडियाबैटिक प्रोसेस, पता है किसी को एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है? डेल्टा क्यू जीरो होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होती इसमें, फिजिक्स में पढ़ाया था सर ने। अच्छा ठीक है। इन दिस प्रोसेस हीट एक्सचेंज इज जीरो। दैट मीन्स क्यू जीरो है आपके पास। क्यू सिंबल है हीट का, क्यू सिंबल है। एडियाबैटिक में अभी आपने नहीं पढ़ा कोई, मतलब डेल्टा क्यू होना चाहिए था इसमें। है? डेल्टा क्यू नहीं होना चाहिए चेंज इन हीट। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे वो, उसके पास क्योंकि वो एक पाथ फंक्शन होता है, इसलिए उसमें डेल्टा नहीं लगाते हैं। वो आगे आएगा, डेल्टा क्यू नहीं लगाया मैंने, उसका रीज़न आगे आएगा। बट ध्यान रखेंगे कि इसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है? तो काइंडली नोट इट डाउन, ऐसे नोट कर लें, फिर आगे देखेंगे। तो अब स्टार्ट करेंगे। एडियाबैटिक तक हो गया है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट साइकिल। साइकिल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर processes
called as साइकिल। दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस अगर मिल जाए तो साइकिल बोलते हैं उसको। दो तरीके की साइकिल होती हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन साइकिल, in this cycle initial and final points are clearly distinguishable, मतलब आप उसको क्लियरली सेपरेट कर सकते हो, सेपरेबल भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप क्लियर कट उसको पहचान सकते हो कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। एक ज़रा ग्राफ देखो इसका, थोड़ा समझ में आएगा। ये ग्राफ में बना रहा हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। बॉयल्स लॉ में ऐसा हमने ग्राफ बनाया था। खैर यहाँ पर हम कुछ अलग तरीके का ग्राफ बना रहे हैं। वो ग्राफ क्या है अपने पास वो देख लो आप। दिस इज पॉइंट ए, बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब अगर आप इस ग्राफ में ध्यान से देखें तो पॉइंट ए टू बी आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ ए टू बी जो प्रोसेस है दिस इज आइसोबारिक, जबकि बी से सी वाला जो है वो हो गया आइसोकोरिक। उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, यू कैन चेक। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ऐसी एक प्रोसेस है। दो प्रोसेसेस का मिक्सचर है, एक के अंदर आपका प्रेशर कांस्टेंट है और एक के अंदर वॉल्यूम। स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है। ये जो आपके पास प्रोसेस हो रही है ये ए पॉइंट से स्टार्ट होके सी पॉइंट पे ख़त्म हो रही है। इस तरीके की प्रोसेस है ये। जबकि अब ये क्लोज बनाऊंगा तो थोड़ा उसमें अलग होगा कुछ, तो प्लीज़ ओपन तक नोट करें फिर क्लोज पे जाएं। बोलिए, कोई डाउट है? ये क्लोज साइकिल है आपके पास, इसके अंदर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो डिफरेंट और मतलब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, सेपरेट नहीं कर सकते आप उन्हें। जैसे ये एक प्रोसेस है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, डायरेक्शन लगाई रखी है मैंने, है ना। कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कोई फाइनल पॉइंट नहीं है। ऐसे में हम क्लियर कट नहीं बता सकते कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट और कौन सा फाइनल पॉइंट है। देख लो, ये आपके पास क्लोज्ड साइकिल। इसके बाद हम मूव कर रहे हैं आगे। साइकिल के बाद हम पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी वर्सेस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, ये डिफरेंस की फॉर्म में ही आएगा। जो इंटेंसिव है इसके मैं पहले दो लेटर हाईलाइट कर रहा हूँ। तो क्या क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ देखो। इंटेंसिव जो है दोज प्रॉपर्टीज which are independent of mass are called as intensive property। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास के इंडिपेंडेंट होगी, उसके जो पहले दो लेटर है ना उसी से ही आ जाएगा। इंटेंसिव भी आई एन से स्टार्ट है और इंडिपेंडेंट भी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंडिपेंडेंट है किसके? मास के। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी मास के ऊपर। दोज प्रॉपर्टीज which are dependent
दी mass are called as extensive property. एक्सटेंसिव के एग्जाम्पल बहुत आसान होते हैं, जैसे पहला आपका कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जिसके फॉर्मूले में मास आ रहा हो. सर वॉल्यूम डेंसिटी. वॉल्यूम के फॉर्मूले में आता है. चलो एक मिनट. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. मोमेंटम मास इनटू वॉल्यूम. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मास पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम MVR. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी mgh. कितने सारे हो गए, और भी होते हैं बहुत सारे. ठीक. अच्छा, इंटेंसिव में क्या क्या आ सकता है एग्जाम्पल. सबसे पहले है टेम्परेचर. टेम्परेचर मास पर डिपेंड नहीं करता. दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक तरह का टेम्परेचर ही है. मेल्टिंग पॉइंट, ये भी टेम्परेचर ही है. फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी टेम्परेचर है. 1 लीटर पानी का या 1 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और 1 किलोग्राम वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. तो ये भी जो आपका है इम्पोर्टेंट. ठीक है. और बताओ. डेंसिटी. सर मोलार मास. मोलर मास, वेरी गुड. मोलर मास, गुड. और हीट, स्पेसिफिक हीट. हाँ वो तो है ही. मोलर मास डेंसिटी, ये भी आपके पास जो है इंटेंसिव में आएंगे. डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इस वजह से मास अपॉन वॉल्यूम है. तो मास भी आपके पास एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी. दो एक्सटेंसिव जब डिवाइड होते हैं तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लीड करते हैं वो. इसलिए डेंसिटी भी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है, हालांकि उसके फॉर्मूले में मास आता है. ज़्यादातर क्वेश्चंस में डेंसिटी ही पूछी जाती है. बोलो कोई डाउट हो तो. सर वॉल्यूम इधर का है ना, एक्सटेंसिव वाले का. वॉल्यूम एक्सटेंसिव में आएगा. वेट एक्सटेंसिव में आएगा. वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, mg होता है. चलो नोट कर लो इतना, और आज के लिए इतना ही है फिर.